मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। और फिर मैं आपके साथ एक नए टॉपिक से आपके रूबरू हो रहा हूँ। और इस जो नया टॉपिक है वो बर्फ। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा हमारे सीखने में और हमारे सबसे ज़्यादा हमारी जानकारी में जहाँ तक भी है कि वो सबसे ज़्यादा बर्फ ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में हमें अगर किसी छोटी और बड़ी सी बड़ी बातें अगर मुझे थोड़ी जानकारी हो जाए और उसके विषय हम जान जाएं तो मैंने देखा है कोई एक सेंटेंस है और सेंटेंस से होने वाली गलतियां हैं वो हमारे सब्जेक्ट का नंबर है और सब्जेक्ट के वाला जो वर्ब का नंबर है वो एक बहुत अच्छा कॉन्कॉर्ड है। तो ये कॉन्कॉर्ड जो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में है वो बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम किसी चीज़ को पढ़ते तो हैं लेकिन उस चीज़ को इतनी गहराई से पढ़ते हैं जितना मुझे चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम है हमारा, एमटीएस का एग्जाम है, नंबर सीजीएल का एग्जाम है, एनटीसी का एग्जाम है, मतलब सिविल से संबंधित जो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम है, जो इंग्लिश से संबंधित जितने एग्जाम है उनके वर्क से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है तो मैंने देखा है कि चाहे स्पोर्टिंग से संबंधित हो या स्पोर्टिंग से संबंधित नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक से संबंधित हो या नहीं है, तो कहीं ना कहीं से मुझे ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर वर्ब का अगर मुझे बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए तो मैं ये जानता हूँ कि यह 4 से 5 नंबर वर्ब से संबंधित जो आते हैं उनमें आप बहुत अच्छी अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ जाइए, अपने साथियों मित्रों को भी अवगत करा दीजिए। और चैनल जो मैंने आपसे कहा था ये पर्ल अकाडमी और ओशियन ऑफ नॉलेज रियल में है। हम टॉपिक बाई टॉपिक जो आपको अध्ययन करा रहे हैं उसमें इतना जरूर है कि हम कुछ लेट वीडियो दे पा रहे हैं, उसके कारण उसके पीछे हम आपको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ। लेकिन मैं आपको 5 दिन में या 6 दिन में मैं आपको कभी 3 दिन में हम आपको टॉपिक देते रहेंगे और विधिवत उस टॉपिक से संबंधित जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जैसे भी आते हैं उस सारे क्वेश्चन मैं आपको ड्रिल एक्सरसाइज के माध्यम से, प्रैक्टिस वर्क के माध्यम से, फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से, स्पोर्टिंग एरर्स के माध्यम से जैसा क्वेश्चन आएगा वो पूरा मैं एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस वर्क मैं आपको दूंगा। चलिए जुड़ जाइए और चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले बर्फ क्या है। तो बर्फ हमने देखा था कि सबसे ज्यादा अगर हमें कहीं से कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक देखा था किसी वाक्य को बनाते थे तो बिना बर्फ के कनकॉर्ड से मतलब वर्ब के जॉइंट के आप किसी भी अपने व्यक्ति को अपने विचार को नहीं दे सकते थे। तो यहाँ वर्ब की बात दी गई है। तो वर्ब का जो प्रकार दिया गया है मैं ज्यादा बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना कुछ बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही अहम होगा। तो वर्ब के 2 भाग दिए गए हैं। तो वर्ब कहता है एक आपका हेल्पिंग वर्ब है और आपका 2 ये मेन वर्ब। ये वर्ब को अच्छी तरीके से मुख्य रूप से वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। अगर बात देखा जाए कि वर्ब को कितने काइंड्स हैं तो कम से कम 18 से 20 काइंड्स जो है वर्ब के दिए जाते हैं, क्योंकि एक हमने देखा है कि रेगुलर वर्ब भी होती है, एक इरेगुलर वर्ब भी होती है, एक कोटिक वर्ब भी होती है, एक कैजुअल वर्ब भी होती है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब भी होती है, एक मैन वर्ब भी होती है, फिर कहता है इसका स्टैटिक वर्ब भी होती है। ऐसे देखें तो वर्ब के हमारे 18 भाग होता है, 18 प्रकार का वर्ब होता है। लेकिन हमें उन सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, मुख्य रूप से जो परीक्षा से संबंधित चीजें हैं उन्हीं चीजों पर मुझे ध्यान देना है। आप बहुत गहराई से स्टडी करेंगे तब आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। तो कहता है हेल्पिंग वर्ब के 2 भाग होते हैं। कहता है एक आपका मॉडल, मॉडल वर्ब को अगर हिंदी में देखा जाए तो कहता है ये विधि, ये विधि विधि सूचक क्रियाएं। ये तो मॉडल वर्ब होता है विधि सूचक क्रिया। और मॉडल जो बना हुआ है वो आपका मूड से बना। इनको मूड वर्ब भी कहा जाता है, इनको अगर कहा जाए तो मूड वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा कहता है कि हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी अभिव्यक्तियों को और मेरे अंदर होने वाले जो पैशंस हैं उन सही चीजों पर एक कहता है कोई कार्यविधि, उस कार्य करने के ढंग को, जो कार्य करने के ढंग को बताती है क्रियाएं वो कार्य विधि प्रकट करने वाली क्रियाएं, इसलिए मॉडल बनाए विधि सूचक क्रियाएं। ये बहुत सामान्य बात है, ये मूड पर भी कहलाती है। दूसरा है कहता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
तो कहता है प्राइमरी जब एक बी फार्म की वर्ब होती है, एक डू फार्म की वर्ब होती है, एक हाइव फार्म की होती है। बी फार्म क्या आता है, ईजेएमआर पास दे रहता है, डू फार्म में डू डटी जाता है, और हाइव फार्म में हैज हैव और हैड। ये देखो आपने पीछे क्लास में पढ़ा था। तो ये कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और उसको कह दिया जाए मॉडल ऑक्सिलरी। तो बात वही थी, हेल्पिंग वर्ब के दो भाग दिए। मेन वर्ब का काम कहता है मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ है। कहते हैं मॉडल वर्ब जो होता है मेन वर्ब का काम नहीं, मेन वर्ब अलग से होती है, क्योंकि लिखा हुआ है मेन वर्ब, क्योंकि वर्ब का दूसरा भाग में लिखा मेन वर्ब, देखो ये लिखा है। मेन वर्ब के अंतर्गत हम कहता है कि उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो मुख्य क्रिया के हमने देखा था, जैसे कहते हैं कि गिव माने देना, टेक माने लेना, रिसीव माने प्राप्त करना, एब्यूज माने गाली देना, एडवाइस माने सलाह देना। तो ये हम लोग करते थे जो कार्य की गतिविधि के साथ साथ में कार्य के प्रभाव को बताने वाली होती है। जो कार्य के प्रभाव को बताएं वही मेन वर्ब। भाई हम कोई चीज पढ़ते हैं तो कोई चीज बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ा। जो प्रभाव है वही आपका मेन मेन ये लिखा है मुख्य मुख्य क्रिया। तो कार्य का प्रभाव जो होता है वो हमारे मुख्य क्रिया के द्वारा ही प्रकट होता है। वह है दौड़ता है, दौड़ना है का प्रभाव उसका क्या है, कार्य करने का जो प्रभाव है, जो उसकी गतिविधि है, उसका जो मोटो है, वही आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका मोटो बताता है किसी भी पर्सन का, किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये देखो इसके वाले क्या आता है, इसके अंदर कहता है कैन, तो कहता है कि मॉडल वर्ब के अंदर कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, ऐसे नीड है, डेयर है, यूज है। देखो इसमें लिखा हुआ है डेयर और यूज, ये कहते हैं मार्जिनल वर्ब। देखो ये क्या दिखाना है, ये देखो नीड डेयर यूज, कहता है ये टू, कहता है मार्जिनल आगे वर्ब है। नीड एंड डेयर मॉडल एवं मैन वर्ब दोनों रूप में जो क्रियाएं कहता है कि मैन वर्ब में प्रयोग हो जाए और कहता है कि मॉडल रूप में प्रयोग हो जाए, मतलब वही वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, वही वर्ब जो है आपका मेन वर्ब के रूप में काम करे। तो ऐसी वर्ब को मार्जिनल वर्ब कहा है। ये देखो लिखा मार्जिनल क्रिया वही मेन वर्ब भी काम कर रही है और वही क्रिया क्या कर रही है, आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे, दोनों रूप में काम करे। तो भाई ये मार्जिनल वर्ब कहलाती है। तो अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा था बी फार्म में ई के हमारे पास भी आता है, ऐसे इज, एम, ऐसे आर, वही बात बेर आपने पढ़ा था, वही है। डू का डू डज दी जाता है, डू है, ऐसे डज है, और ऐसे डिड है, ये देखो इसका आता है। ऐसे हैव का पढ़ेंगे तो कहेंगे क्या है, भैया है जो होता है, और ये हैव होता है, और ये हैड होता है। तो ये देखो तीन ये फार्म दिए, ये तो है, यही प्राइमरी वर्ब। उधर मेन वर्ब की संख्या बहुत है। अभी हम थोड़ा सा जब आगे वाले इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मेन वर्ब में जो कंफ्यूजिंग वर्ब है, जैसे कंफ्यूजिंग वर्ब में दिया गया है ये, जैसे कहते हैं कि भैया एडी और वी आई सी और ए डी ओ वी आई एस सी। तो देखो थोड़ा सा अंतर है। तो कहता है एक इसमें नाउन का काम कर रहा है, एक वर्ब का काम कर रहा है। यही कंफ्यूजिंग वर्ब मेन वर्ब में आएंगे। तो कौन से वर्ब अपने नाउन रूप में आती है, कौन सा शब्द अपने नाउन रूप में प्रयोग हो जाता है, कौन सा शब्द अपने वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाता है, ये एक बहुत अच्छा इसी श्रृंखला में दिया गया है। आपको बताएंगे, अपनी कॉपी पर नोट कर लें। ईजी टू कहता है मॉडल एडजेक्टिव दोनों रूप में कार्य करती है। देखो अब इसको देखो बता दें तुम्हें कैसे काम करती है, देख लो। तो कहता है कि आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज टू कम हियर। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है जे मार में, और ये देखो यूज टू कम ये लिखा, जो इन्फिनिटिव ये लिखा हुआ है इसके पहले यूज टू का प्रयोग किया ऐसे। तो कहता ऐसे ये कहता है यूज टू जो मॉडल और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में भी काम करने लगती है। तो ऐसे कहते हैं, तो इन्हीं की बात की जाती है। आगे देखो, आगे लीड पर तो कहता है कि आगे लेनी वर्ब जो है अजीब वर्ब बे वर्ब होते हैं जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं लेकिन आगे वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये देखो लिखा आगिली वर्ब बे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं आगिली वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। वही हेल्पिंग वर्ब मार बात बे वही सब कैनकुरी सब अगर दोनों को मिला दिया है, मॉडल को आगिली दोनों को मिला दिया जाए तो बात तो वही निकलती है। ये मॉडल वर्ब भी है तो कैन है,
ये वुड है, मे है, माइट है, सेल है, बिल है, वुड है, शुड है, और लिखा ये मस्ट आर्ट, ये आपके मॉडल वर्ब कहलाते हैं। तो ये तो आपको अध्ययन पहले से है, लेकिन मैं रिवाइज बता रहा हूँ और मैं थोड़े से एग्जाम की ओर ले चल रहा हूँ आपको। देखो कहाँ गड़बड़ सत्यम, हाँ कहाँ मैंने दाब दिया। ये कैसे हो गया, तुम मुझे ऐसे बढ़ाते रहे। बस बस, तो देखते हैं, देखो आपका मॉडल वर्क तो कहता है आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग। तो देखो लिखा हुआ है, देखो आई एम यूज्ड टू, ये देखो टू देखो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग है, ये देखो क्योंकि यहाँ पे मन पर फर्स्ट आएंगे फॉर्म लगा हुआ है। तो कहता है आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, कहता है मैं, कहता है रात, देर रात तक सोने का आदी हूँ। इसका अगर हिंदी बनाए तो कहता है कि मैं देर रात तक सोने का आदि हूँ। ये देखो लिखा हुआ है। तो ये देखो, अभी ये देखो हेल्पिंग वर्ब ये मार्क हो गया, तो ये जो टू यहाँ पर, जबकि ये जो टू दोनों काम कर रहा हूँ, तो वही कहता है कि मॉडल वर्ब भी वही काम करता है। एक का नाम ये जो टू आपका मेन वर्ब भी करता है और आपका मॉडल में भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये टू का प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव में, क्योंकि जब कोई कहता है कि मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें अगर आईएनजी लग जाता है तो वो जीरंट का काम करने लगती है, और कहता है उससे पहले जो लगा हुआ है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसे आई नीड यू, देखो आई ये नीले का तो मैन वर्ब का काम, ये देखो मैन वर्ब काम करता है, मुझे आपकी आवश्यकता है, देखो लिखा है, कहता है यू नीड नॉट कम टुमारो, तुमको देखो यहाँ पे लिखा है नीड नॉट, देखो ये नीड या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ देखो मैन वर्ब बता रहा था, बस ये नॉट, ये कम टुमारो, ये देखो ये डायरेक्ट इन्फिनिटिव है। डायरेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म के रूप में जब आता है वर्ब तो कहता है वही नीड होता है आपका हेल्पिंग वर्ब काम करने लगता है, और जब कहता है इनडायरेक्ट रूप में आता है तो कहता है वही होता है जो वो मेन वर्ब में काम करता है, यही है। देखो सी डज नॉट डेयर, तो डेयर वाला ऊपर बात था, सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, कहता है उसे, कहता है घर पर देर में जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, मत दुस्साहस नहीं करता है। तो कहता है देखो डज नॉट लगा हुआ, देखो ये आपको पढ़ा था, आपका आगे वर्ब है हेल्पिंग आपका, और ये डेर लग गया तो डेर देखो मेन वर्ब बन गया इन्फिनिटिव, ये टू कब किसी मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था से पहले टू लग जाना इन्फिनिटिव बन जाता है। तो कहता है यहाँ पर जब हम लोग टेट का एग्जाम देते हैं तो वहां पर इसे एक वाक्य दे दिया जाता है, वाक्य में कहते हैं इस वाक्य में जो है डेर का प्रयोग किस रूप में हुआ है, तब ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं ए और बी और सी और डी ऐसे दिया जाता है, और डेर कहता है कि डेर रेखांकित शब्द है कहलाता है, तो ये डेर लिखा होता है, तो कहता है यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखा होगा, ये लिखा का मॉडर्न वर्ब लिख देते हैं, फिर कहता है यहाँ पर ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर कहता है कि ये आपका नाउन के रूप में, फिर कह दिया यहाँ पर ये मैन वर्ब, ऐसे आपकी परीक्षा में आता है कभी कभी ऐसे पॉइंट। हालांकि हमारे जो एमटीएस के एग्जाम के अंदर, सीएसएस हो जाए या कुछ नेवी के एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ टीजीटी के लिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि वाक्य में डेर का प्रयोग किस रूप में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में और मेन वर्ब के रूप में, तो जो कोई देर का प्रयोग मेन वर्ब हुआ ऑप्शन लगा देते हैं, ऐसे ऐसे पूछ देते हैं। तो अलग अलग एग्जाम में स्टैंडर्ड कुछ अलग अलग होता है। अब देखो तो आई डेयर नॉट, देखो ये लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, देखो वही डेयर मेन वर्ब का काम करता है तो हेल्पिंग वर्ब का, और बाद में डायरेक्ट इन्फिनिटिव भी। तो ये देखो अपनी पास सीखने गए, कहता आई डे नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, कहता है कि मैं, कहता है मुझे उसके कमरे में बिना अनुमति के कहता प्रवेश करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, तो आई डेयर, मुझे मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है कि बिना अनुमति के बिना आज्ञा के मैं उसके कमरे में प्रवेश करूं। तो कितनी सी बात लिखा, तो ये लिखा तो वर्ब काम है। ऊपर वाला देखो मेन वर्ब काम, बस सिचुएशन को जानना होता है, अगर आपने जान लिया तो बस आपका प्रयोग करना आप सीख गए। और यही चीजें होती हैं कभी कभी जब वाक्य में फिलिंग करने के लिए आती हैं तब हम बड़ा धोखा कर जाते हैं,
यार क्या करें, डेयर का प्रयोग क्या सही है कि डेयर का प्रयोग गलत है, डेयर होगा नहीं होगा, नीट होगा, वही यूज होगा, कौन सी यही ये चार वर्ब आपके लिए होती है, या तो डेयर, या तो डेयर देगा, या फिर यूज टू, या आर्ट टू, या फिर नीट, बस यही चार वर्ब होती है, इन्हीं में से भरना होता है बाकी में। अगर बाकी के भाव को आप समझ जाते, क्योंकि मूड वर्ब है ना, जितनी मॉडल है वर्ब है ये मूड वर्ब है, और अगर बाकी के भाव को समझ लिया तो समझ लिया तो आपने सही भर लिया, ना आप चूक गए। एक नंबर 1 करोड़ रुपए का होता है। अब देखते हैं आगे वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु, ये देखो लिखा हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग कहता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। लेकिन ऊपर तो ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक नोट पॉइंट बताता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, जबकि ऊपर देखो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये मार्जिनल वर्ब, क्योंकि हमने कहा था कि यूज टू आपका डेर और नीड ये आपकी मार्जिनल वर्ब है, क्यों, ये दोनों रूप में प्रयोग हो जाती है, ये मैन वर्ब के प्रयोग आती है और हेल्पिंग वर्ब में, इसीलिए को मार्जिनल वर्ब कहा गया। नहीं रखा क्या रखा तो मॉडल वर्ब के अंतर्गत गया है, लेकिन नियम जो कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यही इसकी चीज समझने और सीखने की जरूरत है। तो कहता है वर्ब, तो जो ये लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है आपका, कहता है कैन, कैन आई कैन लिफ्ट दिस बार, कहता है ही शुड वर्क हार्ड। तो हमने जब कैन का प्रयोग पढ़ता, कैन का प्रयोग कहता है एबिलिटी के लिए प्रयोग किया जाता है, कैन कल हाँ भैया कहते रहता है, कहता है कैपेसिटी के लिए, हाँ कैपेसिटी के लिए, और कभी कभी हमें किसी भी पर्सनल कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, पर्सनल कोई रिलेशन हो, तभी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि आई कैन टेक योर पेन, मैं आपका कलम ले सकता हूं, तो ये हमारा जब व्यक्तिगत किसी से रिलेशन है तो ही कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने मतलब है कि हमारा जो किसी के साथ में व्यक्तिगत संबंध है तो हम कैन का प्रयोग, यदि व्यक्तिगत संबंध नहीं है तो कहना भाई इनफॉर्मल हो गया, तो इनफॉर्मल संबंध जब होगा तो यही कैन का प्रयोग खुद में चला जाता है। तो ये तो कैन का ये जो शुड ये लिखा ये हमारी ड्यूटी के लिए किया जाता है, तो ये ड्यूटी शुड का शुड वर्कआउट करने, यहाँ से हमें कोई खास नहीं है। चलिए हम आगे इसको बढ़ाते हैं और चलते हैं नियम नंबर 2 की ओर, जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको निकल करके आएंगी। रूल नंबर 2 कहता है कि मॉडल वर्ब जो होता है B1 B2 B3, वर्ब फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म, आईएनजी फार्म या ये फार्म नहीं होते हैं, ये जाना, ऐसे नहीं वो बना लिया करते थे कि मैन वर्ब फर्स्ट है, मन वर्ब सेकंड है, मन सेकंड है, जैसे डू में या ईएस लगा दिया तो जज बन गया, सिंगल फार्म बना लिया, प्योर फार्म बना लिया, इनको सिंगल और प्योर फार्म इसीलिए तो मूड है, कहता है ये चाहे सिंगल नंबर का सब्जेक्ट हो तो भी उसी में प्रयोग हो जाती है, और प्योर नंबर का सब्जेक्ट हो तो भी उसी में प्रयोग हो जाती है, मतलब इनका कोई वेरिएशन फार्म नहीं है। तो कहता है कि फिर कहते हैं नंबर था पर्सन के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हमेशा एक ही रूप में होता है, इसके कोई अन्य नहीं होते। अगर यहाँ पर देखो, अगर यू की जगह भी कर दे तो भी तो वही होगा। तो कहता है ही कैन हेल्प यू, कहता है यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, कहता है तुम्हें अपने मित्रों को समझना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। जो कर्तव्य की बोध कराने वाली जो चीजें होती हैं वो शुड के कैन का प्रयोग हमेशा एबिलिटी और कैपेसिटी, दो बात नहीं याद रखना कि ड्यूटीफुल है तो शुड का प्रयोग है, और एबिलिटी की बात आए, कैपेसिटी की बात है तो कैन का प्रयोग करो। अगर कहीं हमारा रिलेशन आता है, हमारा फार्मर रिलेशन पकड़ हो रहा है तो भी कैन का प्रयोग होता है, अगर इंफॉर्मेशन आता है तो आप खुद का प्रयोग करेंगे, बात वही होगी, सकता सकते सकते। रूल नंबर 3 8 तथा यूज के बाद इन्फिनिटिव टू और मैन वर्ब थर्ड का प्रयोग होता है, ये बहुत स्मरणीय बात है। कहता है वी आर टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर, अब देखो शुड का भी अर्थ वही चाहिए, आर्ट का भी हो, तो कहने मतलब एक ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पे जब एक मोरल ड्यूटी की बात क्या बात आ जाए, मोरल मोरल ड्यूटी यू की बात, तो मोरल ड्यूटी की जब बात आए तभी आर्ट का प्रयोग करें, ठीक है। अगर मोरल ड्यूटी नहीं, हमें केवल अपने उस कर्तव्य का बोध कराता है जो हमारे जीवन में कहता है एक उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की बात करें, वो ड्यूटी है। जैसे कि हमें हाथ मुंह धोकर के भोजन करना चाहिए, तो जहां पर कहीं बात आती है ये एक ऐसी वस्तु है, कहता है वी शुड ईट फूड, हमें भोजन करना चाहिए, तो वो एक हमारे लिए एक अनिवार्यता है,
और उसके लिए एक अनिवार्य घटक क्या है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, बस यही है। यही आपकी शुरू, यही ड्यूटी आपकी है, आपका कर्तव्य का बोध कराने पर। यहाँ मोरल ड्यूटी है। तो ये मोरल ड्यूटी में जहाँ पे वी आर टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमने अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आपका नैतिक कर्तव्य। कहता है ही इज टू कम लेट। तो देखो ये तो पढ़ा करता हुआ देश आया करता था, वह जाया करता था, खाया, तो ये आदत जब हम कहते थे, ये पास्ट में एक हैबिट होती है, कैसे BIT। पास्ट में हैबिट को पढ़ करने के लिए यूज टू कमलेट, वह देर से आया करता था, वह मंदिर जाया करता था, वह खाया करता था। तो करता था करती थी के लिए हम लोग पास्ट में जब कोई हैबिचुअल बनाते थे तो यूट्यूब का प्रयोग तो वही लिखा हुआ है। और इसी के बाद आज के बाद टू को वो ध्यान रखें, ये देखो टू लिखा हुआ है, यूज के बाद टू को ध्यान रखें, ये दोनों बातें वो ध्यान रखते हैं। कहता है यूज आ मॉडल ऑब्जेक्ट। ये कहता है कैन एवं कुड। कैन और कुड में जो कैसे संबंध दिया गया है, तो देखते हैं इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। और पर कैन का प्रयोग पावर, मैंने वर्ड का शक्ति के लिए, तो पावर लिखा हुआ है, देखो पावर। और कहता है एबिलिटी, ये पावर, ये एबिलिटी योग्यता, और कैपेसिटी। तो एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर तीन के लिए प्रयोग करता है, जहां पे आता है वहां पर आपका इनका प्रयोग हो। देखो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स उठा सकता है। आई कुड नॉट कम स्टरडे, मैं कल नहीं आ सका था। तो देखो इस सका था, ये सकता है, बस ये प्रेजेंट का पार्ट है, भाई प्रेजेंट कैन, पार्ट का कुड, वही है। कैन का प्रयोग परमिशन, मतलब अनुमति, अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसा यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इसके मतलब क्या हुआ, ऊपर तो ये बता रहा था कि भैया क्या पावर के लिए, एबिलिटी के लिए और कैपेसिटी के लिए, लेकिन नीचे जैसे रूल नंबर 2 में आया तो कहता है कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी किया जा सकता है। कहता आई कैन गो, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन गिव यू समथिंग टू ईट। ऐसे कुछ बातें बोलनी आती तो वही लिखा है यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ये एक परमिशन, अनुमति। अच्छा, इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक ज्ञान की बहुत अच्छी श्रृंखला आपको पढ़ने को मिलेगी, प्रैक्टिस मैक्स मन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को सफल बनाता है। कहता है वन हु वर्क हार्ड ऑलवेज विन द रेस। तो कहता है जो मेहनत करता है वह विजयी होता है। तो कहता है वर्ग नंबर 3 पे देखते हैं क्या कहता है। कहने का प्रयोग कहता है थ्योरेटिकल, देखो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, देखा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए क्या आता है। एवरी वन कैन मेक ए मिस्टेक, कहता है हर एक व्यक्ति गलती कर सकता है। ये क्या कहता है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना। कहता है प्रत्येक व्यक्ति वहां पहुंच सकता है, तो एवरी वन कैन गो देयर, बस वही है। कहता है एवरी वन कैन फाइंड दिस ऑब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति इस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो वही चीज लिखित है जहां पर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना की बात की जाती है, वहां पर भी कैन का प्रयोग होता है। ये बात बहुत बढ़िया बात किया गया। कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देयर कुड बी ए बम अंडर योर सीट। ये देखो इधर बात यही आया था, ये देखो बात आया था, और जब बात आया था तो कैसे आया था, देखो बात इसमें बहुत अच्छा दिया गया। उसमें दिया गया था बात में यही ऑप्शन दिए गए थे, ए बी और सी और डी, ये ऑप्शन दिए गए थे, और उसमें वर्ब को फिल करना था। तो ये देखो कुड ये है, यहाँ पर कुड दे दिया गया है, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि इसमें बिल का प्रयोग होगा। ये कहता है यहाँ पर ऐसे कुड दिया गया था, ऐसे में कैन दिया गया था, और ऐसे इसमें माइट या माइट ऐसे दिया गया था। तो देयर कुड बी ए बम अंडर योर सीट, कहता आपके सीट के नीचे बम हो सकता था, कुड भी हो सकता था। तो ये क्या कहता है, रिमोट पॉसिबिलिटी, संभावना तो है, हो सकता था, नहीं हो सकता था, मतलब कोई क्लियर नहीं बता रहा। तो ऐसी संभावनाओं के लिए भी कुड का प्रयोग होता है। कहते कहते ही कुड बी देयर एट दिस टाइम, इस समय वह वहां हो सकता है, हो ना हो, लेकिन एक यही है पॉसिबिलिटी, यही संभावना पर ऐसे कुड का प्रयोग करते हैं।
ऐसे कहता है कहने का प्रयोग दोस्ताना निवेदन। देखो मैंने यही बता रहा था, जहां आपका किसी से बड़ा नियरेस्ट कोई रिलेशन हो, तो वहां पर कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ? और कहता है दीजिए, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ? देखो हाँ, हिंदी में अर्थ देखें तो ये देखो सकता ही तो लिखा हुआ है, इसका हिंदी में अर्थ लिखा तो सकता ही तो निकल रहा है। अब जो कहता है निवेदन, वाक्य में क्या आता है, कुड औपचारिक निवेदन, देखो ये यही बताया था, कुड का प्रयोग औपचारिक निवेदन के लिए करते हैं। क्या मैं भैया उनसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्या मैं उनके घर जा सकता हूँ? तो ये है, जैसे क्या मैं आपसे पैसा कुछ उधार मांग सकता हूँ? तो कुड आई लेंड मनी, ऐसे कुड आई लेंड मनी, वही क्या लिखता हूँ, कहते कुड आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ तक ठहर सकता हूँ? तो यही आपका जहाँ निवेदन की औपचारिक निवेदन की बात आती है, तो कैन को बहुत ध्यान रखने भरने के लिए बात में आ जाए, कैन भरूं कि खुद भरूं। अब देखो यहाँ पर इस चीज को देखना है, कैन आई टेक यू स्कूटर, स्कूटर आप कब ले सकते हो ये बताओ? स्कूटर तब ले सकते हो जब आपका कहीं से व्यक्ति से कोई नियरेस्ट या कोई क्लोज रिलेशन होगा, वो व्यक्ति आपसे बहुत ही संबंध या परिचय करने वाला होगा। तो जानने कि हम किसी के कोई परिचय हमारा है, कोई रिलेशन है, तभी किसी विषय का आदान प्रदान होगा, तो कैन का प्रयोग एक सामान्य रूप में ऐसे प्रयोग कर दिया जाता है कि औपचारिक निवेदन, या वो बहुत हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, वहां जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, हम मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, तो यहाँ में रिलेशन तो कुछ है नहीं, बस ये औपचारिक है। तो औपचारिक जहाँ प्रार्थना निवेदन की बात आती है वहीं पे खुद का प्रयोग कर देते हैं, ये बहुत स्मरणीय चीज है। तो कहता है कि नोट, एबल टू का प्रयोग कैन कामा कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, जो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि एबल का प्रयोग भी उसी की क्षमता के लिए जाता है और कैन का प्रयोग भी क्षमता के लिए होता है, इसलिए दोनों चीजें इकट्ठी नहीं होंगी। इसके मतलब है कैन बी एबल, ये बात जो लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं पढ़ते पढ़ते लग जाता है कि परीक्षा के नजदीक यही चीजें आती हैं, ऐसी पूछ सकता है मुझसे, तो कुछ चीजें अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, जो वाक्य से लिखा हुआ है, क्योंकि कहता है ऐसा करके हम अपने वाक्य को कहता है सुपरफ्लुअस बनाते हैं। सुपरफ्लुअस के अर्थ में कहता मोर देन व्हाट इज नीडेड, कहता है इस वाक्य का सही जो अर्थ है, आई कैन नॉट कम टुमारो, इस तरीके से वाक्य को सही लिखेंगे, क्योंकि कैन नॉट के और कुड नॉट के साथ में एबल टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत याद रखने वाली बात है। यही स्पोर्टिंग ने वाक्य में एबीसीडी चार भाग में वाक्य जब बटा होता है, तो कहता है फिर हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ता है कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है कि सी है, ए में गलती है कि बी में गलती है, सी में या फिर कोई गलती नहीं है, तो जान जाएंगे सही यूज करना कि कैन का साथ में एबल टू का प्रयोग, कुड के साथ एबल टू का प्रयोग ना करें, बस आपका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है आई विल नॉट बी एबल टू कम, देखो ये देखो ऊपर वाला कुछ बता रहा था, नीचे से देखो थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये देखो मैं फिर समझा रहा हूँ, ये बात जो देखो यह लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था कैन नॉट, ये आपका देखो है ये भी मॉडल वर्ब, और यहाँ पर बिल लगा हुआ है ये भी मॉडल वर्ब है, अर्थ तो मॉडल ही है, लेकिन बताता है कि जहाँ कहीं कैपेसिटी की बात आए, एबिलिटी की बात आए, पावर की बात आए, वहां कैन कुड के साथ में एबिलिटी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बिल सेल आता है तो एबिलिटी का प्रयोग हो सकता है, और है भी। आई विल नॉट बी एबल टू कम, मैं कल आने के लायक नहीं, आई विल, क्या मतलब मैं कल में नहीं आ पाऊँ, आई विल नॉट बी एबल टू, मैं लायक नहीं हूँ टू कम टू, मैं कल आने के लायक नहीं हूँ, कि मतलब कल नहीं मैं आ पाऊंगा, सीधी सीधी बात। तो यहाँ देखो सही लिखा हुआ है, ऊपर वाले में बस बिल सेल अगर है तो एबल टू का हुआ, कंफ्यूजन। ठीक है, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। मे और मे माइट मस्ट, ये तीन प्रयोग बहुत अच्छे प्रयोग है। तो कहता है कि मे का प्रयोग संभावना, वही आपने पढ़े थे, अनिश्चितता को बताने भागवत के लिए किया जाता है। इट मे रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है, ऐसे पढ़ते थे। ये कहता है मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। जब वह डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते थे ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य को, हाँ था, मे गॉड प्लेस मे ब्राइट योर फ्यूचर वाला, वही पीछे इंटर को ध्यान दो, हाई स्कूल को ध्यान दो, देखो पता लगता है कि हाँ यहाँ पढ़े तो थे, तब मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये कहते आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो, देखो ये पढ़ते थे। तो मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है।
फिर कहता है यदि प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लास दैट सो दैट से जुड़ी हो या इन ऑर्डर दैट से जुड़ी हो, प्रारंभ हो, इससे कहता है पर्पस और उद्देश्य के भाव को बोध कराए। तो कोई सबऑर्डिनेट क्लास में कहता मे का प्रयोग होता है। ये बहुत बढ़िया चीज दी गई है। देखो ये लिखा है बी बी ईट सो दैट, कहता है बी ईट सो दैट, ये कहता है हम भोजन करते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। देखो ये लिखा, यह लिखा था यदि प्रिंसिपल क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास निकाल लगी है, ये आपका मुख्य क्लास बी ईट लगा है, प्रिंसिपल क्लास लिखिए। देखो ये बात कहता है प्रिंसिपल क्लास में प्रेजेंट टेंस, देखो बी ईट खाता है, ये प्रेजेंट टेंस लगाओ, और मैं हो तो सबऑर्डिनेट क्लास, तो हमने कहा था सबऑर्डिनेट क्लास होता तो बात कॉम्प्लेक्स बनता है। जब इंटर पढ़ के आए तो ना ये देखे थे ना, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितना बाकी इनडायरेक्ट फॉर्म में बनेगा, तो वो ध्यान रखना है वो बात आपका कॉम्प्लेक्स ही होगा। कॉम्प्लेक्स में होगा तो भाई भाई प्रिंसिपल क्लास होगी, और प्रिंसिपल क्लास दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास होगी। और वही सबऑर्डिनेट क्लास में क्या जोड़ते थे, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, फिर कहीं दैट लगाते थे, कहीं इफ लगाते थे, कहीं भेदर लगा दिया करते थे, वही आप करके जोड़ते थे। वही से यहाँ ध्यान दे रहा है, बी ईट सो दैट बी मे लिव, हम कहता है इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। हमें जीने के लिए खाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि खाने के लिए जीना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं कि इन ऑर्डर दैट के लिए, उद्देश्य के लिए बात करते थे। तो ऐसी स्थिति दी गई हो, ये नोट करने वाली चीज है। रूल नंबर 3, बहुत ही कुछ चीजें होती हैं जो नोट कर ली जाती हैं, बाद बाकी तो ऐसे ही औपचारिक रूप से पढ़ लिया और बस चल दिए। तो बी इट, अब बाक में आता है हम, अब बाक में अगर मान लीजिए यही बाक लिखा हो और इस बाक को एबीसीडी बांट दिया जाए, ए पार्ट, बी पार्ट, ऐसे ये ए पार्ट हो गया, जे पार्ट बी हो गया, जे पार्ट सी हो गया, वहां देगा नो इरर, ऐसे कहता है नो इरर, या फिर बी हो जाए। अब क्या करेंगे, और उसने क्या किया कि बी इट और शो को हटा दिया, उसने शो को हटा करके बा कर दिया। तो ये शो जब उसने हटा देगा तो अब जान जाएंगे भैया इस वाक्य में देखो दैट प्रयोग किया है लेकिन शो का प्रयोग नहीं किया, तो वाक्य में यही त्रुटि है। और अगर लिखा हुआ है तो वाक्य में नो कोई त्रुटि नहीं है, वाक्य में नहीं है। इस तरीके से वाक्य को समझना है। माइट का प्रयोग देखो और बढ़ते हैं आगे की ओर। माइट, अब कहता है कि माइट का प्रयोग कहता है लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के लिए, इसके लिए कम संभावना के लिए। देखो ये संभावना तो है ही, मे का वही पढ़े थे, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है, वो भी वहां संभावना बता रहा था, ये भी संभावना बता रहा था। कहता है वहां आज्ञा परमिशन के लिए बताया, ये भी आज्ञा परमिशन के बताया, क्योंकि हम मॉडल पर हैं, तो मॉडल में मतलब मूड पर, जो मतलब होता है विध सूचक क्रियाएं जो कहीं न कहीं से परिस्थितियों के अनुसार कहता है कि बदलती रहती है, तो वही चेंजमेंट है। तो कहता है मे लेट वर्ल्ड के भाव को व्यक्त करने के, जबकि कहता है मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, माइट फॉर लेस पॉसिबिलिटी, मे फॉर मोर पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। देखो कैसे लिखा, ही माइट पास द एग्जाम बट कहता है सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, ही माइट पास हो सकता है, हाँ एग्जाम, कहता है वो परीक्षा पास हो सकता है लेकिन सीइंग हिज इंटेलिजेंस, लेकिन है बुद्धिमान बहुत कम ही लगता है, आई डू नॉट हैव मच होप, इसलिए मुझे बहुत कम आता है कि पास हो जाए। तो वही लिखा है, लेकिन अगर संभावना बहुत अधिक हो, ये लिखा है संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल इनका ट्रेवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच, कहता है ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, तो कहता है वह 5 सितारा होटल में ठहरता है, बहुत अच्छी बात है। एंड ट्रेवल बाय फ्लाइट, हाँ यूरोप की यात्रा करता है, बहुत गुड। और ही मस्ट बी वेरी रिच, उसे धनी होना चाहिए, ही मस्ट बी वेरी रिच, उसे बहुत धनी होना चाहिए। तो देखो मस्ट का प्रयोग करता है, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। भैया जो फ्लाइट से यार थोड़ी बहुत है, एरोप्लेन से यात्रा करना है, बड़े बड़े होटलों में रेस्टोरेंट पे जलपान करना, तो ये सब बड़ी बड़ी बातें, तो इसलिए धनवान होना आवश्यक है, ये मस्ट का प्रयोग बात।
मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे पढ़ते मे आई कम इन सर, कक्षा जब 1 2 4 5 पढ़ते तो वही बोलते थे, क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं बैठ सकता हूं, तो वही लगा तो परमिशन के लिए आप बोल सकते थे। मे एवं माइट के साथ पॉसिबिलिटी एवं तथा लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों संभावना ही दर्शाते हैं। देखो वाक्य में लिखा गया है ही मे पॉसिबली कम टुमारो, ये देखो सुपरफ्लुइड गलत है। ये कहता है ही मे कम टुमारो, तो ध्यान रखना है यही वाक्य, यही फिर वाक्यात कर लो कि जहाँ कहीं भी मे हो माइट हो उसके साथ में कहता है मे और माइट दोनों रखना है, चाहे मे हो और चाहे माइट हो, और इनके दोनों के साथ में पॉसिबली का प्रयोग नहीं होगा। ये POSSIBLY ये पॉसिबली शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, जाने। लेकिन ये देखा यार ही विल पॉसिबली कम टुमारो, देखो ये लिखा हुआ, ये देखो इसके साथ हुआ, जैसा कि पहले वाले बात बताया गया था कि एबल टू का प्रयोग, एबल टू का प्रयोग जो है कैन और कुड के साथ में नहीं होता है, लेकिन अगर विल सहलाएगा तो एबल का प्रयोग होगा, हो सकता है। लेकिन यही बात यह बता रहा है कि पॉसिबली का प्रयोग मे माइट के साथ नहीं होगा, लेकिन अगर विल और शैल के रूप में आता है तो उसका प्रयोग हो सकता है। बी विल पॉसिबली कम टुमारो, हाँ संभवतः कल हम आ जाएंगे, मिल जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी, तो यही लिखा पॉसिबली। यही परीक्षा के लिए है, ये परीक्षा के लिए बड़ा नोट्स है, ये तैयार करने वाली चीज है, याद करने वाली चीज। ठीक है, चलिए हमारे जल्दी आगे बढ़ते हैं। और शैल और बिल, शैल और बिल को इसी को आगे बढ़ाते हुए और मैं थोड़ा से एग्जाम की ओर, क्योंकि ये इतना कुछ खास नहीं है। अब हम लोग बर्फ के बेसिक फॉर्म क्यों चल रहे हैं, बर्फ के बेसिक फॉर्म में ये देखो लिखा हुआ है, तो हम लोग पढ़ते थे, देखो लिखा ही सेड दैट ही इज कमिंग, देखो लिखा हुआ था वाक्य में इज कमिंग, ऐसे देखो ये लगा हुआ था, ऐसे ये वाक्य लिखकर बनाया गया था, गलत को भी सही किया गया। ही सेड, जो कि हमारा देखा था जब हमारी रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो और वाक्य हमारा कुछ सामान्य स्टेटमेंट प्रकट करे, तो रिपोर्टिंग पर में है पास्ट टेंस में, लेकिन सामान्य कथन को मतलब जनरल स्टेटमेंट को व्यक्त करे और उसका पर केवल एक पर्पस हो कि यहाँ पर कोई एक्शन जो हो रहा है वो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में हो रहा है, तो कहता है ये जे मार्क को हम क्या करते थे, बाज में बदल देते थे, तो यही सैड है इज लगा था बाज बना दिया, तो यही देखो इज हटा गया यहाँ से, देखो पहले इज लगा, ये उसको सही करके दे दिया कि भाई इज नहीं लगेगा, इज का इज मार्क को भाई बदलेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में चला जाएगा तो बाज वेद को लिखा है। ये बेसिक फॉर्म के बदल के उपयोग आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट में ये भी देखा था कि है जैब को हम लोग क्या बदलते थे, हैड में बदल दिया करते थे, वही चीज करते थे। डू नॉट डज नॉट को क्या करते थे, डिड नॉट बदल दिया था, डिड को आता था डिड नॉट वाला तो हैड नॉट थर्ड में ऐसे बदल दिया करते, तो वही हमारा था रिपोर्टिंग वर्ब को, और रिपोर्टिंग वर्ब को जो हम बदलते हैं। अगर दो कार भविष्य में एक साथ एक के बाद एक हो, दूसरे कार पहले कार के होने पर निर्भर करे, तो पहला कार सिंपल प्रेजेंट, देखो बहुत याद करने वाली बात, और दूसरा बात सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। मतलब ये शर्त है यदि दो कार भविष्य में एक के बाद एक हो और उसके लिए वाक्य दिया गया है, ये देख लो दोनों वाक्य अच्छे दिए गए, आई विल कम, आई विल मीट यू, रंग, ये देखो गलत गलत कर दिया, आई इफ आई कम आई विल, यदि मैं आऊंगा तो कहता है मैं आपसे मिलूंगा, यदि मैं आऊंगा तो मैं आपसे मिलूंगा, तो इफ वाली जब कंडीशन दिया थी, इफ वाले कंडीशन को यही कहता था सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, और दूसरी वाली जो कंडीशन जो होती है बाकी वो आपकी फ्यूचर डिफिनिट जो फ्यूचर बची है। ये बात आपका एक छोटी सी परीक्षा में देखा है कि जो नॉन टेक्निकल परीक्षा होती है हमने देखा ऐसी छोटी छोटी बात पहुंच देता है, एक दो बात ऐसी सीमित पहुंच देता है कि अरे अरे इतना मजा आ गया, क्या बात है इतना छोटा सा वाक्य आ गया, अरे वो तो एक हंसाने वाला वाक्य था ना, क्योंकि सारी परीक्षा में क्वेश्चन कठिन ही दे, एक तो क्वेश्चन ऐसे देगा जिससे आपको हल करने में आनंद आता है। तो कहता है इफ आई कम आई विल मीट यू, यदि यदि वो आएगा तो कहता है मैं भाई आपसे मुलाकात करूंगा,
यदि मैं आऊंगा तो आपसे मुलाकात करूंगा। इन वाक्यों को देखिए तो इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। प्रयोग याद करने वाली बात है। इफ, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सब कंडीशनल चीजें देखो दी गई हैं। कंडीशन टेंस के चैप्टर को देखें, आप पढ़ें, जो पीछे वाले आप आज क्वार्टर में देखे तो वही बात है, ये ध्यान रखना है। फिर पर पढ़ लो। इफ, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, कंडीशनल सेंटेंस वाले बात होती है। जो ये दी गई हैं वही ये नियम है। वुड का प्रयोग जल्दी देख लेते हैं फटाफट। वुड का कहते हैं, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए आता है। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, वही यूज टू वाला है। मॉडल वर्ब में टू को कहता है वुड का प्रयोग। आई आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाया करता था, यही बात लिखी हुई है, यही है। और किसको नहीं भाई। अब ये कहता है वुड का प्रयोग करता है प्रीफरेंस, ये देखो दिया गया। चॉइस, ये दिया गया। चुनाव, ये दिया गया। को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। समानता ऐसे वाक्यों में रादर का प्रयोग भी होता है। ही वुड रादर डाई देन बेग। भीख मांग, भीख मांग, कहता है वो भीख नहीं मांगेगा, भूखों मर जाएगा। कहता है भूखों मरना मुझे गवारा है, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। यही लिखा, ही वुड रादर डाई। तो ध्यान रखना है कि वाक्य में वुड रादर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब वाक्य में आएगा, सिंगुलर में आए, स्त्रीलिंग के लिए आए, तो ध्यान रखना है कि वुड रादर के बाद देन का प्रयोग होगा। ये तुलनात्मक प्रवृत्ति, ये ध्यान रखना है। नहीं तो वहां पर दैट लगा हो या देन लगा हो, तो दैट यहीं पर, यही बात में आता है। यहाँ पर दैट लगा देते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं देन लगा देते हैं, और हम लोग जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं कि ऑप्शन डी है, कोई गलती नहीं है। ही वुड रादर, कहता है वो भीख मांगना पसंद नहीं है, भूखों मरना पसंद, बस ये लिखा है। अगर वाक्य का आरंभ पास्ट टेंस में हो तो वाक्य आगे पास्ट टेंस में रहेगा, बिल का पास्ट टेंस वुड होता है। ही होप्ड दैट ही विल, तो पहले बिल था, बिल को पास्ट बना दिया गया, तो भैया बताया, वुड को किया गया, सही है। क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग पर जो किया गया था वो पास्ट टेंस में दिया गया था, पास्ट टेंस दिया गया था, तो भैया बिल को क्या करेंगे पास्ट टेंस में, वुड बना दिया ये बात। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म को बहुत याद रखना है, कंडीशन सेंटेंस को बहुत याद रखना है। I used to go out to school by bus. I would return on foot. कहता है बी प्लेड फॉर आवर बिफोर, कहता है रिटर्निंग होम। ये काम तो बढ़िया देखा गया है। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। अब देखो ऊपर वाला लिखा हुआ था आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, देखो ये वाक्य, इस वाक्य को देखो, और यहाँ पर तुम इस वाक्य को देखो। ये देखो जैसे मान लो ये ए है और इसका ये बी वाक्य दिया, देखो दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस और आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, बात ये नहीं की एक ऐसी है। क्योंकि आज जो है इंग्लिश में मॉडर्न एज में तो हम यूज टू की जगह वुड का प्रयोग करने, लेकिन गलत होता है दोनों का प्रयोग। वुड की भी, वुड का प्रयोग भी पॉजिटिव में है और यूज टू का भी पॉजिटिव है, दोनों सकारात्मक प्रयोग होते हैं। तो लिखा है वही चीज लिखी है, आई वुड रिटर्न ऑन फुट। आई वुड वही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न नंबर फर्स्ट लिखा है ऑन फुट, और मैं पैदल लौट आऊंगा। बी प्लेड फॉर आवर बिफोर रिटर्निंग होम। बी प्लेड, और कहता है घर लौटने से पहले मैं घंटों तक खेला था, ये लिखा हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन बार अलग अलग लिखे थे, फॉर्म चेंज था। पांचवा नियम कहता है, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की पूरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों में प्रिंसिपल क्लास में होता है। इफ आई वेयर, देखो ये लिखा वुड का प्रयोग, कहता है अगर ये पीछे से हमने एक बार टर्म में पढ़ाया था कि यदि कोई वाक्य इफ कंडीशन सेंटेंस दिया गया है और ऐसा करे कि यदि में ऐसा होता, यदि में ऐसा होता, मैं यदि पास्ट में व्यक्त करे, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सोच रहा था यदि मैं धनी होता, यदि मैं राजा होता। तो ध्यान रखना इफ आई वेयर के बाद यहाँ पर कोई नाउन लगे, ये ध्यान। यदि मेरे पास घर होती है, मेरे पास गाड़ी होती, वही मेरे पास, तो कहता है तू, यदि पक्षी होता तो कहता है दूसरा वाला वाक्य वुड से बनेगा, ये ध्यान रखने वाली बात। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यदि वेयर वाला पहला वाक्य कंडीशन है तो दूसरा वाला वुड में होगा, बिल नहीं होगा, ये ध्यान रखने वाली बात।
अगर वाक्य काल्पनिक पद में संबंधित हो तो सब्जेक्ट के साथ बेर का प्रयोग करें। आई विश आई बेर बट, वही चीज ऊपर लिखा है। क्लास में देखो, दिखा दें। आई विश, काश, आई विश माने काश, लिखा हुआ है आई विश आई वेयर ए वर्ड, काश में पक्षी होता है। देखो आई वर्ड, काश में पक्षी होता है। इस फार्म में बात हो सकता है, इस फार्म को भी काश में पक्षी। ओ दैट, वही वाला जो अंतर पढ़े थे, ओ दैट आई वर ए बर्ड, तो ओ दैट आई विश, जब हम लोग बनाते थे वाक्य को इंडायरेक्ट बना देते तो वही ओ दैट को विश में बदल देते थे, वही लिखा हुआ आई विश आई वेयर, वही चीज लिखी हुई है। इन वाक्य शब्दों में वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ बाद का प्रयोग नहीं होता है। आई विश ध्यान रखना है, एज दो ध्यान रखना है, इफ याद रखना है, कंडीशन एज इफ याद रखना है, गुड दैट याद रखना है। के साथ में हमेशा बाद का प्रयोग नहीं, हमेशा ये आए तो हमेशा प्रयोग फॉर्म की बर्फ का प्रयोग करेंगे, वेद का प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग बिल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। देखो ही सेड, ही जो कहता है ही सेड, हमारे कहना ही विल गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, तो बिल का पास्ट टेंस वुड हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। और अगले टर्न में इसी के जो वेरिएबल फॉर्म ऑफ द वर्ष के दिए गए हैं उनको पूरा बताऊंगा, बहुत परीक्षा के नजदीक, बहुत सटीक। एक दूसरे में कैसे, वही शब्द जो वर्ब कैसे बनता है वही शब्द नाउन कैसे हो जाता है, वही शब्द एडजेक्टिव कैसे हो जाता है, ये नाउन एडजेक्टिव और वर्ब में कॉन्कर्ड है। अभी ठीक इसी के बाद में अगले वीडियो में दूंगा, और फिर मैं तुरंत ड्रिल एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस वर्क परीक्षा के उपयोगी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। अपने साथियों को, अपने मित्रों को, और हाई स्कूल इंटर के भी स्टूडेंट हैं उनको भी आगे परीक्षाओं के लिए ने भी तैयारी करेंगे, उनको भी बताइए, और ताकि वो इसको पढ़ सकें और एक अच्छे सफल परीक्षार्थी विद्यार्थी बन सके। और हमारे इस वीडियो को इतना बहुत ही ध्यान रखें कि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये होता है कि मैं तो प्रमोट होता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं आपको आशीर्वाद इस बात देता हूँ कि सफल होकर के आप अपनी उम्मीदों में चार चांद लगाएं। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।